Hello friends, welcome to AMF 21. In this video we are going to learn some more network theorems. So let's start. First is maximum power transfer theorem. According to this theorem, for the maximum power transfer from the source to the load, the resistance of the load must equal to the source resistance viewed by the load terminal. इस पावर ट्रांसफर थ्योरम के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका सोर्स रेजिस्टेंस है और जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए सेम। अब देखिए, जिस तरह मान लीजिए ये कोई सर्किट है जिसके अंदर एक वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RS और ये एक लोड से कनेक्टेड है, दैट इज RS और दैट इज V। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम आपकी जो RL की वैल्यू है वो RS के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हम कैसे क्या कितनी पावर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन करंट I की वैल्यू निकालते हैं। I हो जाएगा V अपॉन RS प्लस RL और पावर होती है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो हमें वैल्यू रखेंगे इसके अंदर V अपॉन RS प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, P मैक्स इक्वल्स टू V अपॉन RS प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम RS शुड बी इक्वल्स टू RL, तो यहाँ पे जो P मैक्स है वो हो जाएगा आपका V अपॉन 2RL का स्क्वायर इंटू RL और जो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा V स्क्वायर अपॉन 4RL। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आएंगी मैक्सिमम पावर की कितनी आएंगी और मैक्सिमम पावर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन ही हो गई। अब इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में आए हैं वो देख लेते हैं कुछ। What will be the value of the load impedance for transmitting maximum power from the source to the load when the source impedance is 8 plus iota 4 ohms? ठीक है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ZS की वैल्यू गिवन है, दैट इज 8 प्लस iota 4। हमसे पूछी गई है ZL की वैल्यू। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें RS की वैल्यू पता होती थी, हमें RL पता करना होता था, RL भी हमारा RS के बराबर हो जाता था, ये हमने अभी तक पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे दी है वैल्यू ZL और ZS पे, हमें ZL और ZS के केस में सेम चीज नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, ZL इक्वल्स टू होगा ZS कॉन्जुगेट। ऐसा क्यों? देखिए, आप जब करंट निकालते थे I इक्वल्स टू V बाय R करते थे। ठीक है, अब V बाय R करने के लिए V, अगर आपका जो R यहाँ पे Z कर देते हैं हम, यहाँ पे तो आपका RL प्लस RS, तो ये भी हो जाएगा ZL प्लस ZS। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू, ये मान लीजिए 8 प्लस आयोटा 4 है ZS की और इसकी भी वैल्यू 8 प्लस आयोटा 4 करते हैं, तो करंट आपकी कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो आपका जो पावर ट्रांसफर होगी वो भी कम हो जाएगी। इसके लिए अगर क्या होगा, अगर ZS कॉन्जुगेट हो जाए, यहाँ हमें प्योर रेजिस्टिव टर्म मिल जाए, यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंस वाली टर्म है, रिएक्टेंस इंपीडेंस वाली टर्म नहीं कैंसिल हो जाए तो कितना सही रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी I की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो आपकी जो पावर ट्रांसफर होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होगी इसकी वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस आयोटा 4। ये कब होगी, जब भी होगी ZS कॉन्जुगेट हो जाए, सॉरी ZL की वैल्यू हो जाए आपकी ZS कॉन्जुगेट के बराबर। तो ZL की वैल्यू होगी वो होगी ZS कॉन्जुगेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्लस आयोटा 4, इसका कॉन्जुगेट होगा 8 माइनस आयोटा 4। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका 8 माइनस आयोटा 4। सेकेंड क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। अब पावर आउटपुट हमें निकलेगी I स्क्वायर RL और इनपुट होगा I स्क्वायर RS प्लस RL इंटू 100। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम RL और RS की वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं RL और यहाँ पर भी आ जाएगा 2RL इंटू 100, यानी 1/2 इंटू 100 इक्वल्स टू 50%। तो आंसर हो जाएगा 50%। आपको ये स्टेटमेंट याद भी रखना है कि एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के टाइम होती है 50% और ये आपका डेरिवेशन हो गया किस तरीके से 50% आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम पावर शोन इन द लोड। मैक्सिमम पावर कितनी होती है, अपन ने फॉर्मूला देखा था अभी, V स्क्वायर अपॉन 4R। S ले लीजिए, RL ले लीजिए, जो भी लेना ले लीजिए। देखिए, मैंने पहले बताया था ZL इक्वल्स टू ZS कॉन्जुगेट हो जाता है, तो हमारी जो रिएक्टेंस वाली टर्म है वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी। जो रिएक्टेंस वाली टर्म कैंसिल होगी तो लास्ट में रेजिस्टेंस ही मिलने वाला है, इसलिए मैंने सीधे इधर R ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय 4, R की वैल्यू हमारे पास 10 और V की वैल्यू थी 50, यानी 50 इंटू 50 अपॉन 40। इसका आंसर आ जाएगा 62.5 वॉट।
तो जो आपकी मैक्सिमम पावर है वो हो जाएगी 62.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज इक्वल्स टू 45 वोल्ट, कैलकुलेट द लोड वोल्टेज व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द सर्किट। आपको एक वोल्टेज दे दिया दैट इज 45 वोल्ट, आपको उसमें बताया है कि आपको लोड वोल्टेज बताना है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। मान लीजिए ये आपका ओपन सर्किट वोल्टेज है कोई, ये आपका RS आ गया, यहाँ आपका RL, ठीक है। ओपन सर्किट का मतलब ये यहाँ पर अगर RL नहीं होता तो इसके अक्रॉस आपको 45 वोल्ट ही मिलता है, बिकॉज यहाँ पे 45 है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू 45 रख दी है RS। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी तो RS और RL की वैल्यू सेम होगी, यानी RS और RL सेम रहेंगी। साथ में सीरीज में रहेंगे तो I भी सेम होगा, यानी इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। I भी सेम है, R की वैल्यू भी सेम है, V इक्वल्स टू IR होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी दोनों के सेम होगा। तो 45 वोल्ट है वो इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 का आधा ड्रॉप तो यहाँ आएगा 22.5 वोल्ट और इसका आधा ड्रॉप आएगा 22.5 वोल्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22.5। अब नेक्स्ट थ्योरम इज मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम क्या कहती है? व्हेन अ नंबर ऑफ द वोल्टेज सोर्सेज आर इन पैरेलल, अब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स दे दिए V1 V2 V3 Vn, वो पैरेलली कनेक्टेड है, साथ में उनके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी अलग अलग है, R1 R2 R3 और Rn। द अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स V से जो उसके सीरीज में होगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, ऐसा कोई सर्किट होगा उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा। देखो अगर हम डायग्राम की हेल्प से समझें तो ये हो गया आपका V, या बहुत सारे आपके सोर्सेज आ गए, यहाँ एक ये आपका मान लीजिए R1 R2 और ये Rn, ये होगा Vn V2 एंड V1। ये सर्किट आपका कोई है ऐसा सर्किट, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है मिलीवन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा एक वोल्टेज सोर्स की। अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू V और R है, अब V और R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, पर ऐसा सर्किट इस तरीके के सर्किट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये मिलीवन्स थ्योरम कहती है, ठीक है। अब इस V और R की वैल्यू निकालना कैसे, टास्क हमारा यही होता है। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इसी टाइप के आते हैं, आपको दे दी जाती है 2-3 वैल्यूज V1 V2 V3 की, R1 R2 R3 की, आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट इसका वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकालनी होती है V और R। इससे सिंपल एक यही क्वेश्चन बनता है या फिर आपका ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं पहले R की वैल्यू। R की वैल्यू के लिए जो आपकी R होगा वो आपको पता है कि पैरेलली कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे के, तो पैरेलल का कनेक्शन क्या होगा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3 प्लस इसे बहुत सारे हो जाएंगे प्लस 1 upon Rn, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी R की वैल्यू। पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पैरेलल कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनकी वैल्यू कैसे निकलती है, उसी तरीके से निकलेगी। अब बात निकालनी है V की वैल्यू होती है IR। अब हर ब्रांच के अंदर आपके I तो निकाल सकते हैं, I तो V अपॉन R करके निकाल सकते हैं, तो V की वैल्यू अपन ऐसे निकालेंगे, ये हो जाएगा I की वैल्यू निकालते हैं पहले, सबके अंदर आ जाएगी V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 प्लस Vn अपॉन Rn, ऐसे टोटल करंट निकल जाएगी आपकी, और डिवाइड इंटू R की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस दिस टर्म, तो ये आ जाएगी आपकी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन ऐसे करके 1 अपॉन Rn तक। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 ऐसे करके Vn बाय Rn डिवाइडेड बाय आपका जो रेजिस्टेंस था 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे करके 1 अपॉन Rn। तो इस तरीके से आप नेट इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू और नेट इक्विवेलेंट आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इज टलिंगन्स थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जब आपका सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर फॉर द n नंबर ऑफ ब्रांचेस इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज 0। देखिए कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, बहुत सारे ब्रांचेस मान लीजिए जिसमें n नंबर ऑफ ब्रांचेस है, उनके अंदर जो सम ऑफ द पावर होगा इंस्टेंटेनियस पावर होगी दैट इज V इंटू I, वो हो जाएगी 0 के बराबर। तो ये थ्योरम किस किस पे एप्लीकेबल है, एक तो ये आपका स्टेटमेंट पे बनता है क्वेश्चन, आपका जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट पे सीधा ही कहता है कि ये स्टेटमेंट कौन सी थ्योरम का है, ये स्टेटमेंट किससे बिलोंग करता है, या फिर टलिंगन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछा होता है। और दूसरा होता है कि ये थ्योरम किस पे एप्लीकेबल है, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ये इकलौती ऐसी थ्योरम है जो हर टाइप के एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी थ्योरम्स देखी थी उसमें लिखा होता था, स्टार्टिंग में लिखा होता था एनी लीनियर और बायलेटरल सर्किट, इस तरीके से लिखा होता था। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इकलौती ऐसी थ्योरम है जो हर तरह के एलिमेंट्स हो, नॉन लीनियर हो, टाइम इनवेरिएंट हो, टाइम वेरिएंट हो, यूनिडायरेक्शनल हो, बाई डायरेक्शनल हो, हर तरह के एलिमेंट्स पे अप्लाई होती है। कैलिगस थ्योरम पे दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको दोनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है, एक तो उसका स्टेटमेंट और दूसरी इसकी वैलिडिटी कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये होगी आपकी थ्योरम्स कंप्लीट। आई होप आपके लिए सीरीज, आपके जो थ्योरम्स की 3-4 वीडियोस थे आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। ये आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको और ज्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको थ्योरम्स में और ज्यादा क्लैरिटी मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।